नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि में और आप जानते ही हैं इस वक्त जो हमारे साथ मुख्यमंत्री साहब हैं, दरअसल वो प्रधानमंत्री के फेवरेट मुख्यमंत्री में आते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में जो अधिनियम वो लेकर आए हैं, जो कानून वो लेकर आए हैं, उनमें से कुछ का मेंशन बीजेपी के संकल्प पत्र में भी किया गया है। तो आप कह सकते हैं, जैसा मैं अगर उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उन्होंने कहा कि जो गंगोत्री है वो उत्तराखंड से निकली है। तो हमारे साथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की एक्चुअली जरूरत नहीं है। हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सब पहला सवाल जो आपसे है वो ये है, इस बार बीजेपी कह रही है 400 पार, लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है ऑपोजिशन द्वारा, कैसे होगा इस बार 400 पार? देखिए, मोदी जी जब भी देश की जनता से कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, तो देश की जनता उसको पूरा करती है। पिछली बार मोदी जी ने 300 पार कहा था, क्योंकि 5 साल काम किया था, तो देश की जनता ने 300 पार किया। इस बार 10 साल काम किया है तो 400 पार कहा है, तो निश्चित रूप से 400 पार होगा। आप कह रहे हैं 400 पार होगा सर। आपके जो विरोधी है वो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ में अगर खास तौर पे बात की जाए, आपके राज्य की बात करूं, गुजरात की बात करूं, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ऑलरेडी जो मैक्सिमम है वो टच कर चुकी है, उसके बाद तो वहां पर ग्रो करने की गुंजाइश है नहीं। तो एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि नॉर्थ के राज्यों में तो आप मैक्सिमम पर ऑलरेडी हैं, तो ये होगा कैसे, नंबर के लिहाज से बात करें? देखिए, नॉर्थ में भी जहां कम है वहां बढ़ेगा, और उसके साथ साथ साउथ में बढ़ने वाला है। उड़ीसा से लेकर पूर्वोत्तर में सब जगह बढ़ने वाला है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। उसके सहयोगी जो हमारे एनडीए के दल हैं उनका भी बढ़ेगा। तो 400 पार होगा, उसमें कोई डाउट जैसी कोई बात नहीं है। और पूरे देश में इस बार एक अलग प्रकार की बात हो रही है। इस बार देखिए, कोई ये नहीं कह रहा है कि सरकार कोई और बनने वाली है। हर जगह चर्चा यही है पूरे देश में कि सरकार मोदी जी की बनने वाली है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, एनडीए भाजपा ही जीतने वाली है। हाँ, ये चर्चा जरूर हो रही है कि 400 से ज्यादा कितनी आएंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 400 से भी ज्यादा सीटों का गोल इस वक्त आप लेके चल रहे हैं, खासतौर पे क्योंकि आपने साउथ का जिक्र किया सर। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनमें से कुछ ये कहते हैं कि आपकी वोट शेयर जाहिर तौर पर बढ़ेगा, लेकिन वो सीटों में कितना तब्दील हो सकता है साउथ में, उसे लेके एक सवालिया निशान है। आप उस पर क्या कहेंगे? उड़ीसा में, आंध्र में, तमिलनाडु में सब जगह बढ़ने वाला है, तेलंगाना में, और इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी, वहाँ भी बढ़ने वाला है। बढ़ेगा, पश्चिम में भी बढ़ेगा, मध्य में भी बढ़ेगा। और मोदी जी को पूरा देश, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है मोदी जी ने। हर प्रदेश की, हर क्षेत्र की जो संस्कृति है उसको पूरे देश में एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम, एक दूसरे से मिलाने का काम किया गया है। जैसे काशी में तमिल काशी संगमम हुआ था, तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप देख रहे होंगे, बड़ा प्रधानमंत्री जी जब भी तमिलनाडु जाते हैं तो साउथ में जो करंट है वो निश्चित रूप से सीटों में भी बदलेगा, और वोट परसेंटेज तो बढ़ना ही है। तो 2024 में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ सर, और क्योंकि आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर भी आऊंगी। उत्तराखंड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि आप ही के बयान का जिक्र किया, आपने गंगोत्री का जिक्र किया कि कैसे उत्तराखंड लीड कर रहा है, और पूरे देश में जैसे गंगा जी यहाँ से निकलती हैं तो पूरे देश को किस तरीके से अपने आशीर्वाद देती हैं, उस पर मैं लौटूंगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो कौन सा मुद्दा है जो आपको ये उम्मीद देता है कि ये मुद्दा हमें 400 पार कराने के लिए काफी है? देखिए, 2024 में एक मुद्दे की बात ही नहीं है, बहुत मुद्दे हैं जहां अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। देश के अंदर कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, सीएए का कानून लाया गया, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, विधेयक बना है। इसके साथ साथ अगर हम योजनाओं की बात करें तो गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं, जनधन योजना है, किसान समृद्धि योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है। ऐसी अनेक योजनाएं जिसने इज्जत घर, भारत स्वच्छ भारत अभियान, लखपति दीदी योजना,
ड्रोन दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेक योजनाएं जो देश को समर्पित हुई हैं, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल की, जल जीवन की मिशन की योजनाएं, लोगों ने देखिए 2014 से पहले भी देश को देखा है, और 2014 के बाद जिस तरह से लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है, वो हर एक व्यक्ति इसको महसूस करता है। और मोदी जी के कालखंड में जो भी योजनाएं बनी हैं वो हर गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखकर बना गया है, महिलाओं के उत्थान के लिए बना है, नौजवानों को उनका कौशल उनके काम आए उसके लिए बनी है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, किसानों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं, एमएसपी बढ़ाने का इस संकल्प पत्र में भी उन सब का पूरी तरह से देश की जनता के सामने रखा गया है। तो इसलिए बहुत मुद्दे हैं, मुद्दों की बात करेंगे तो मैं घंटों तक बोल सकता हूँ। तो इसलिए देश की जनता का जो जुड़ाव है, जो एक मजबूत गठबंधन है, राजनीतिक दल ये चाहे कितने भी गठबंधन कर लें, आपस में गठबंधन करते रहेंगे, जनता का असली गठबंधन मोदी जी के साथ है। जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। अगर मैं आपसे कहूँ, और आपसे सवाल इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आप बहुत ग्राउंड से कनेक्टेड बीजेपी के वर्कर भी रहे हैं। 2014, 2019 और अब 2024, इन 3 इलेक्शंस में क्या कोई फर्क आप देखते हैं, और वो फर्क क्या है? देखिए 2014 में एक सरकार आई, लोगों की जो एक आशा थी, अपेक्षा थी, उसको आगे बढ़ाया गया, ज़रूरतों के हिसाब से काम किया गया। 2019 से 2024 के बीच में देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ, और 2024 से 2029 का जो कालखंड है, ये भारत को विश्व गुरु बनाने का, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का। तो देश की जनता जानती है कि स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, और मोदी जी ने 2047 का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। उसमें देश की जनता कोई ब्रेक नहीं चाहती, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं चाहती है। इसलिए जो ट्रेन है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। ट्रेन हमारी गंतव्य तक पहुंचेगी, जो हमारा स्टेशन है वहां जाएगी, और वो ट्रेन पूरे देश की जनता की ट्रेन है। आप कह रहे हैं देश की जनता की ट्रेन है, विपक्ष ये कह रहा है, आपका संकल्प पत्र आया, उन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी तो उसमें दिखी नहीं। देखिए, जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, विकसित भारत का संकल्प होगा, तो सारी जीवन लोगों का आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग आसान होगा, ईज ऑफ लिविंग आसान होगा, हर क्षेत्र में प्रगति होगी, हर किसी का उत्थान होगा, गरीब कल्याण होगा। तो स्वतः ही जो है उन सब चीज़ों पर स्वतः ही काम होता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि संकल्प पत्र में जो नहीं लिखा है वो नहीं होगा। जो संकल्प पत्र में नहीं लिखा है, देश की जनता की जो ज़रूरत है, उसको हमेशा प्रधानमंत्री जी ने उस पर निर्णय लिया है, और जनता के हित में निर्णय लिए हैं, तो आगे भी लेते रहेंगे उसको। थोड़ा सा आपके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको डिफेंस मिनिस्टर ने फिनिशर का, आम जन के मन में फिनिशर की जब बात होती है तो महेंद्र सिंह धोनी की छवि उभर कर आती है, आपको फिनिशर बताया। इसके अलावा मैं ये कहती हूँ आप लीड करते हैं फ्रंट से, क्योंकि हमने देखा जब जब देवभूमि में क्राइसिस की सिचुएशन हुई, संकट की सिचुएशन आई, चाहे वो सिलक्यारा टनल हो, या फिर जोशीमठ में क्राइसिस हो, या हल्द्वानी में जो हमने हिंसा देखी, उस लिहाज से आपको हमेशा एक्शन के बीच हमने पाया। क्या ड्राइव करता है इस लीडर को? मैं सामान्य कार्यकर्ता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब आपके लोग कहीं परेशानी में हों, मुश्किल में हों, तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और सबके साथ मिलकर योजना बनानी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। उसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे जिस रूप में हो, मनोबल बढ़ाना हो, सहयोग करना हो, सबके साथ खड़ा होना हो। तो मैं अपनी उस भूमिका को निभाता हूँ। तो मोदी जी के फेवरेट हैं आप, क्योंकि एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि आप पीछे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो मोदी जी आपको फ्रंट से जाने के लिए बोलते हैं। देखिए, ये मोदी जी बहुत बड़े उदार दिल के हैं, और कर्मयोगी हैं। वो जानते हैं अपने से छोटों का भी किस प्रकार से ख्याल रखा जाता है। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने कामों में काम कर रहे हैं, अपने अपने कर्म क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सभी को मोदी जी बहुत स्नेह करते हैं, सभी को उनका आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है,
उसी के नाते हम सब काम कर पाते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज जो भी हम लोग कर पा रहे हैं, हम लोग जो भी अपना योगदान दे पा रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन भी है और वो हम लोगों के लिए प्रेरणा भी है। जिस प्रकार से वो बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम किए लगातार काम करते हैं और पूरा देश जानता है इस बात को कि उनका एक एक पल, एक एक क्षण देश को समर्पित है। कैसा संवाद जो आपके और प्रधानमंत्री के बीच रहा हो और आप चाहें कि उससे दर्शकों को प्रधानमंत्री की शख्सियत को ज़्यादा करीब से समझने में मदद मिलेगी? जी देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा है कि किसी व्यक्ति को बहुत सहज कैसे करना है, और हमेशा देखिए वो हर व्यक्ति की चिंता करते हैं और ये जानते हैं कि उसके व्यक्तित्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मैं जब पहली बार उनसे मिला था तो मैंने सोचा था कि वो मुझसे पता नहीं क्या पूछेंगे, कितनी योजनाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, और मैं बहुत अंदर से वो हो रहा था, मायूस भी हो रहा था। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो वो इतने सहृदय हैं, इतनी सादगी से रहते हैं, अपने बराबर छोटा हो बड़ा हो हर किसी को सम्मान देते हैं और सिखाते भी हैं कि कैसे काम करते हैं, और ये भी जानते हैं कि काम करने में कितने प्रकार की चुनौतियां आती होंगी, किस प्रकार से उसमें से उबारा जाता है, किस प्रकार से मनोबल बढ़ाया जाता है। और उनके साथ बात करते हुए कभी ऐसा नहीं लगता कि वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो नर्वस नहीं होने देते? हाँ, बिल्कुल नहीं। वो आपका मनोबल हमेशा ऊंचा करते हैं और बहुत हिम्मत देते हैं। वो बिल्कुल अभिभावक की तरह, जैसे माता पिता चिंता करते हैं उस तरह की चिंता करते हैं। आपने, क्योंकि हम संकल्प पत्र पर बात कर रहे थे, आप 2 कानून लेकर आए। एक तो आपने यूसीसी को लेकर आए, दूसरा आपने नकल निरोधक जो कानून है उसे बैन करने के लिए जो कानून लेकर आए, जिसे लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा पर अभी आपने निशाना भी साधा कि उन्हें पता ही नहीं है कि उत्तराखंड में ऑलरेडी ये कानून है और वो यहाँ आकर ये बात बोल रही हैं। तो खुशी होती है कि जिन मुद्दों को आपने उठाया उन्हीं मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। हमारी पार्टी के ये संकल्प रहे हैं, और उत्तराखंड में हमारी पार्टी ने यूसीसी को 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो हमारा संकल्प पत्र था कि हम यूसीसी यहाँ लागू करेंगे उत्तराखंड के अंदर। और उसके पीछे हमने ये कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, हर परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में, देश में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहा है। तो प्रदेश में जो भी रहने वाले लोग हैं, रहने किसी पंथ का हो, किसी वर्ग का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे देवभूमि में। तो हम लाए उसको, और देवभूमि की जनता ने उस पर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए थे और जनता ने हमको मैंडेट दिया, हमने वो संकल्प अपना पूरा किया। नकल यहाँ के लिए चूँकि एक बड़ी समस्या थी, ईमानदार गरीब माता पिता के बेटे ठीक प्रकार से न्याय नहीं हो रहा था और उनकी मेहनत बेकार जा रही थी, उनका मनोबल गिर रहा था, नकल करने वाले पास हो रहे थे, नकल माफिया सांठ-गांठ करके बड़ा अपराध कर रहे थे, एक बड़ा कारोबार कर रहे थे अपना। तो ये जानकारी हुई, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करी और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। हम एक सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आए, कानून बनाया हमने, नकल विरोधी कानून। और मुझे खुशी है कि आज यूसीसी का संकल्प पत्र में पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया है। संकल्प पत्र जो प्रस्तुत हुआ है देश का, और नकल विरोधी कानून भी लागू करने की बात हुई है। तो हमने उत्तराखंड में इसको पहले ही इस पर कानून बना दिया है, इसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो नकल विरोधी कानून पहले लेकर आना, आपने धर्मांतरण के खिलाफ भी आप पहले कानून लेकर आए, लव जिहाद के खिलाफ आपके कानून की बात की जाती है। ये कहा जाता है, वैसी सरीखे नेता ये कहते हैं कि आप दरअसल मुसलमानों को बुलडोज कर रहे हैं, आप उनके घरों पर बुलडोज़र चलाते हैं। मुसलमान उत्तराखंड में सेफ नहीं है, खतरे में। एक भी जगह बता दीजिए जहाँ किसी भी के साथ भी जो है कोई मारपीट हुई हो, कोई दुर्व्यवहार हुआ हो। और ये हम किसी के खिलाफ लेकर नहीं आए। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहने का स्थान है।
आपस में कहीं इस प्रकार की बात नहीं है, सब बड़े प्रेम से सौहार्द से मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा है हमारा तो सब आपस में। लेकिन देखिए जो आपने कहा लव जिहाद, लैंड जिहाद या अतिक्रमण, दंगा या धर्मांतरण, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि के योग्य नहीं है। देवभूमि का मूल स्वरूप इससे खराब होता है, यहाँ की डेमोग्राफी खराब होती है और पूरी दुनिया की नज़र में देवभूमि का एक अपना अलग स्थान है। देवभूमि के प्रति लोगों का अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, एक आस्था है। तो वो आस्था और विश्वास खराब नहीं होना चाहिए। जो देवभूमि मूल स्वरूप है, पूरी दुनिया में जानती है कि देवों का स्थान है, अच्छा स्थान है, वहाँ पर अतिक्रमण होगा, वहाँ पर अवैध कब्जे होंगे, धार्मिक स्थल बनाकर, प्रतीक बनाकर ज़मीनों, सरकारी ज़मीनों पर, जंगल की ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा, तो वो किसी भी कीमत पर कोई उसको ठीक नहीं ठहराएगा। अदिति जी, आपसे अगर मैं पूछूं कि ये कब्जा, ये अतिक्रमण, अवैध बनाना, क्या ये ठीक है क्या? आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे, मैं इसी आपसे पूछ लेता हूँ, आपको लगता है कि भाई कानून के जो नहीं मानने वाले लोग हैं, कानून अपना काम करता है, तो इसमें किसी को टारगेट करने जैसी क्या बात है? एकदम मैं मीन्स नहीं करती वर्ड्स, मुझे इसी बात के लिए लोग जानते हैं। और मैं ये मानती हूँ जो भी कानून के गलत साइड हो, उसको कानून की किताब के तहत जो भी प्रावधान हो उसे बुक किया जाए और उसे सज़ा होनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है, तभी राइट चीज़ें होंगी, सही चीज़ें होंगी, कोई स्टेट या देश ग्रो करेगा। मेरा आपसे जो अभी आपने जिक्र किया, आपसी प्रेम, सौहार्द, ये आपसी प्रेम और सौहार्द को हल्द्वानी में क्या हो गया? नहीं, देखिए हल्द्वानी में एक, मैं कहूँ कि हल्द्वानी जैसी घटना है, ये एक ऐसी घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हल्द्वानी में भी जो प्रशासन के लोग थे, जो पुलिस के लोग थे, वो एक अवैध कब्जा हटाने गए थे। अवैध अतिक्रमण था 3 एकड़ ज़मीन पर, सरकारी बगीचा था, उस बगीचे में अतिक्रमण था, उसको हटाने गए थे। कुछ लोगों ने आगजनी करने का, उपद्रव करने का, लोगों से जान से मारने का, पुलिस के लोगों को, महिला पुलिसकर्मियों को, पत्रकारों को इसका प्रयास किया और प्रशासन ने अपना काम किया। वो लोग सही काम करने गए थे, कोई गलत काम करने नहीं गए थे। और जो भी देवभूमि में इस प्रकार का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन सब के खिलाफ कार्रवाई हुई है वहाँ पर, और सभी अभी जेल में हैं। भविष्य में ऐसी घटना न हो, हमने दंगा विरोधी कानून भी यहाँ बना दिया है। क्योंकि आपने ये संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर वसूली की बात की है, इस पहलू पे मैं लौटूंगी, लेकिन ये भी कहा गया हल्द्वानी में, और मैं आपको इनफैक्ट ये बताना भी चाहती हूँ, फॉरेन मीडिया में खबर छपी है, देवभूमि को लेकर छपी है, जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये क्लेम किया गया है और कुछ लोगों को कोट किया गया है, मुस्लिम्स को, जिनका दावा ये है कि हल्द्वानी में जो हिंसा हुई वो हिंसा सिर्फ मुस्लिम पक्ष और पुलिस के बीच नहीं थी, उसमें हिंदू तत्व भी, हिंदू भी थे, कई इन्वॉल्व थे। उन्होंने भी जो लोग मारे गए उनको मारने में उनका भी रोल था। लेकिन जो मामले दर्ज किए गए वो सिर्फ मुस्लिम्स पे दर्ज किए गए, हिंदुओं को एक तरह की क्लीन चिट दे दी गई, सरकारी मशीनरी जो थी वो उससे मिली हुई थी। उनसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये आपके खिलाफ एक बड़ा आरोप इंटरनेशनल लेवल पर एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जा रहा है। ये बिल्कुल भ्रामक चीज़ें हैं और बिल्कुल असत्य है, गलत है, बिल्कुल झूठ है कि उसमें कोई भी नहीं था। केवल प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग वहाँ पर गए थे, उनके ऊपर ही हमला हुआ है। वो एक अवैध कब्जा हटाने गए हुए थे, उसमें कोई अन्य नहीं था। इस प्रकार की बिल्कुल भ्रामक बातें हैं और मैं पूरी तरह से इसका खंडन करता हूँ कि कहीं से कहीं तक, और सारी रिपोर्टों में है। अब ये वो लोग हैं जिनको कोई कमी नहीं निकलती है तो कमियां निकालते हैं, ढूंढ कर निकालते हैं। जो तुष्टीकरण की बातें करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, वो इस प्रकार के लोग कहीं से प्रेरित हो सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड में कहीं भी एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है कि किसी को टारगेट किया गया हो या केवल किसी आधार पर, वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया गया हो। यहाँ सबको समानता की बात हम कर रहे हैं, इसीलिए हम यूसीसी लेकर आए हैं। आप यूसीसी आपने क्योंकि जिक्र किया, तो मैं जो एग्जांपल्स इस रिपोर्ट में कोट किए गए हैं, एक तो पुरोला का जिक्र किया गया है। आप शायद इस पर, अगर मैं, इफ आई एम गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन राइट, पुरोला का जिक्र किया गया है, जहां पर ये आरोप लगाया गया है कि जो हिंदू संगठन थे उन्होंने दुकानों पर क्रॉस लगा दिए बड़े, और वहां से जो मुस्लिम बिजनेसेस थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो वहां से निकलें, उन्हें भगाया जाए वहां से। एक घटना से आप पूरे प्रदेश का वो नहीं कर सकते हैं। एक घटना जरूर हुई थी, लेकिन वो घटना भी इस कारण से हुई थी कि वहाँ पर उस क्षेत्र की एक बेटी को
बेटी के साथ धोखा किया गया था, इस प्रकार का लव जिहाद जैसा वहाँ पर प्रकरण आया था। लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने किसी को भी जो है एक खुली छूट गुंडागर्दी करने की, मारपीट करने की, कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की नहीं दी थी बिल्कुल। वहाँ पर बिल्कुल ठोस तरीके से उसको रोका है। सर, एक्चुअली प्रशासन पर ही ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन ही मुस्लिम्स को, जो आपकी पुलिस है, ये जो आपने कानून बनाए हैं, इनका इस्तेमाल कर माइनॉरिटीज़ को, मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। ये बताइए आप कि उत्तराखंड की देवभूमि की जनता ने हमको यूसीसी बनाने के लिए मैंडेट दिया। हमने यूसीसी यहाँ पर विधेयक के रूप में पारित कर दिया, राष्ट्रपति महोदय ने हमको उसकी मंजूरी दे दी। तो ये किसी के खिलाफ कैसे कह सकते हो जिसमें उत्तराखंड की जनता मैंडेट दे रही हो? अतिक्रमण मैंने अभी आपसे पूछा कि ये होना चाहिए क्या? आप क्या, कोई भी कहेगा नहीं होना चाहिए। प्रदेश में देवभूमि या धर्मांतरण होना चाहिए तो कहेगा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे दंगा होना चाहिए, दंगा रोकने के लिए क्या कानून बनाया जाना चाहिए, वो किसी के खिलाफ है। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है बताइए आप? हम तो जो भी कर रहे हैं प्रदेश के हित में कर रहे हैं, देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। और इसमें अगर कोई हमको कहता है कि हम जो है सांप्रदायिक हो गए हैं, हम जो है लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं इसको कतई नहीं मानता हूँ। देखिए, अगर देवभूमि के हित में काम करना, देवभूमि को बचाने के लिए, देवभूमि के स्वरूप को बचाने के लिए जो भी करना होगा, मैं मुख्य सेवक के नाते मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड की जनता ने हमको ये अधिकार दे रखा है, हम उसको कतई नहीं होने देंगे। ये जब आप कहते हैं डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, आप क्यों कहते हैं ये बात? क्योंकि एक जिहादी मानसिकता का जिक्र किया जाता है। और नहीं, देखिए, बहुत जगह से लोग आकर धीरे धीरे यहाँ पर कोई अपराध करता है, कोई किसी प्रकार के गलत काम करता है और देवभूमि में आ जाता है। और देव धर्मांतरण की बात है, धर्मांतरण कई जगह पर एक घुन की तरह लग गया था, पाप, महापाप। देवभूमि में लोगों को मतांतरित करवाया जा रहा था, लोगों को बहलाकर, कहीं फुसलाकर, कहीं पर कम पढ़े लिखे लोगों को प्रलोभन देकर और कहीं डरा धमका कर भी। तो ये अंदर अंदर बड़ा षड्यंत्र चल रहा था यहाँ पर। इसलिए हमने इसमें भी हम कानून लेकर आए। तो हम किसी के खिलाफ नहीं लाए, हम तो देवभूमि के स्वरूप को बचाना है हमने। यहाँ की भोली भाली जनता है, उनके लिए काम करना है। और देश दुनिया में जो देवभूमि का एक नाम है, देवभूमि के प्रति एक श्रद्धा है, वो भी बनी रहनी चाहिए। वो मुख्य सेवक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है। उत्तराखंड की जनता ने इस काम के लिए हमको मैंडेट दिया है। मेरे लास्ट के 3 सवाल है। एक सवाल तो ये, जो आप लव जिहाद की बात करते हैं, आप धर्मांतरण की बात करते हैं, लव जिहाद के तहत तो आपने यूसीसी में अगर ब्रेकअप भी होगा, किसी का दिल टूटेगा, तो आपने कह दिया कि उसका भी रजिस्ट्रेशन कराइए। वो कह रहे हैं प्रिवेसी में इंट्रूजन है। इसमें हमने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की बात इसलिए करी है, देखिए, आपस में लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, कभी संबंध अच्छे होते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। और जब खराब हो जाते हैं तो बहुत सारी जो घटनाएं ऐसी देश के अंदर आई हैं कि सूटकेसों में मार के जो है उनकी डेड बॉडी को रख दिया जाता है। अभी भी यहाँ देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई, गोवा की घटना शायद आपको पता होगी। तो जब ऐसी अनहोनी हो जाती है तो माँ बाप, उनके सामने सिवाय रोने के अपने बच्चों के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए केवल उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, किसी की प्राइवेसी को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी नहीं है ये कि उनके माता पिता एटलीस्ट ये जानते रहें। और दूसरा, कभी संबंध खराब होने पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं, तो उस समय भी सुरक्षा होती है। और कभी उनसे बच्चे भी पैदा होते हैं साथ में रहते हुए, तो उन बच्चों के भविष्य के लिए भी उनका सुरक्षित रहे। तो इसलिए हमने सब सोच समझ के उसमें किया है। बड़े विद्वान लोगों ने वो हमारा ड्राफ्ट बनाया है, उसका बहुत परीक्षण हुआ है, उसके बाद ही हम उसको लेकर आए। आप क्योंकि फौजी के पुत्र हैं और फौज का डिसिप्लिन भी है आप में, तो ये अग्निवीर योजना को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल राहुल गांधी का भी हम जिक्र कर रहे थे, वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फौज का फैब्रिक था उसे तहस नहस कर दिया गया। देखिए, राहुल गांधी केवल और केवल लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर देवभूमि है, मैं एक सैनिक का पुत्र हूँ, मैंने देखा है यहाँ पर अग्निवीर को लेकर लोगों में, हमारे सैनिकों ने खुद आके उसका स्वागत किया। क्योंकि सैनिकों का कोई हित करने वाला अगर है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 40 सालों से 1 रैंक और 1 पेंशन इनकी सरकारों ने लागू नहीं किया। मैंने देखा है कि उसकी कितनी खुशी होती है। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन जिस दिन 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ था उस दिन उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद किया, मुझे भी धन्यवाद किया पहली बार कि तुम्हारी पार्टी ने, मोदी जी ने जो है ये हमारी मांग पूरी करी है। सैनिकों को जो अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, सियाचिन में अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, जिसके कारण से उनके पैर तक काटने पड़ते थे, हाथ तक काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाया करता था। उसको तक कांग्रेस पार्टी के सरकारें इतने लंबे समय तक देश में रही, कभी ये सुविधा नहीं मिली। मोदी जी के आने के बाद सुविधाएं मिली हैं। सीमाओं में जो हमारे सैनिक खड़े होते हैं देश की रक्षा के लिए, उनको ये तक ऑर्डर नहीं होता था कि गोली आ रही तो गोली चलाओ। मोदी जी ने गोली का जवाब गोलों से देने के लिए सरकार को, सेना को पूरी तरह से छूट दे दी। तो देश के लोग जानते हैं। और अग्निवीर की जहाँ तक बात है, उसमें रक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बीच में बोला है कि कहीं अगर संशोधन की आवश्यकता होगी, कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी तो सुधार करेंगे। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए नौजवानों को अग्निवीर जैसी योजनाओं का, जो देश के हित में लाई गई योजना है, मोदी जी जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। वो तो अपने लिए क्या कर रहे हैं? 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है, हमेशा कहते हैं मेरा परिवार है, उसके लिए काम कर रहे हैं। और इस मेहनत से, इस परिश्रम से और बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं, तो वो तो प्रेरणा है पूरे देश के लिए। आज मुझे ये शो क्लोज करना है, इंटरव्यू क्लोज करना है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपको गुनगुनाते हुए, आपको डांस करते हुए, तो बस ये चाहती हूँ कि इस शो को क्लोज आप करें, कुछ गुनगुना रहे हैं आप, हमारे दर्शकों को भी आपकी जो बुलंद आवाज़ है उसका सुरीला रूप देखने को मिलेगा। कुछ भी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ जो आपके दिल के करीब हो, वो अगर आप कुछ गुनगुना दें। जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय हिमालय, जय जय हो बद्रीनाथ।